नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपर्स क्लासेस आंसर में। आज के सेशन में बात करेंगे सीटेट परीक्षा 2026 के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज के सेशन में हमने सिलेक्ट किए हैं। ये जो प्रश्न है सीटेट एग्जाम्स में कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं और अक्सर आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सभी साथी इस क्लास पे बने रहें और लाइव सेशन में इन्हीं प्रश्नों के जो आंसर हैं बताने का प्रयास करें। आज की क्लास में हम देखेंगे कुल 15 क्वेश्चन। वैसे सीटेट परीक्षा में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 अंक के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन है जो कि सही नहीं है। विकास, अभिवृद्धि और विकास, पहला ही हमारा यूनिट है। तो विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो कि सही नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन। बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है। अब आप इसका आंसर ऐसे भी देख सकते हैं कि एकमात्र शब्द लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा कथन है ऑप्शन नंबर सी है जो कि सही नहीं है। हमें लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद विकास होता है जो कि निरंतर रूप से होता है। यह भी कथन सुमित है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। ये भी जो हमारा कथन है जो कि सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या सेकंड जो कि यूपी टेट में भी पूछा गया है और सीटेट एग्जाम्स 2011 में पूछा गया था। उसके बाद सीटेट परीक्षा 2024 में पूछा गया था और सीटेट परीक्षा 2025 में लेवल 2 में पूछा गया था। सीधा प्रश्न, तो लेवल 1 और लेवल 2 में से किसी भी एक पारी में आ सकता है, ध्यान रखें। और क्लास को स्किप नहीं करें, केवल 10 प्रश्न जरूर देखना है। अंतर्दृष्टि सूज के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सूज का सिद्धांत, स्किनर, हेगार्टी, गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक या फिर थॉर्नडाइक। सूज का सिद्धांत, यहाँ पे हमें लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर सी को, गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक। इन्हीं वैज्ञानिक ने अंतर्दृष्टि या फिर सूज का सिद्धांत है जो कि दिया था। ये 3 वैज्ञानिक हैं, मैक्स वर्दीमर है, कोहलर है और कोपा है। ये 3 नाम है जो कि आपको याद रखना है। यही गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था वनमानुष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3 हमारी स्क्रीन पे। क्वेश्चन संख्या 3, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। बहुबुद्धि का सिद्धांत, हावर्ड गार्डनर, जीन प्याजे, डेविड वेस्लर या फिर एरिक्सन। भाई मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान में आपके वैज्ञानिक से संबंधित तो प्रश्न आएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हावर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। उसके बाद है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे ने दिया था। बहुकारक का सिद्धांत दिया था, वो दिया था थॉर्नडाइक ने। तो वैसे देख सकते हैं कि यह स्टेट में पूछा गया चुका है, यूटेट में पूछा जा चुका है, पीटेट में पूछा जा चुका है और सीटेट में भी आ सकता है। नेक्स्ट, ये हमारा यूनिट है पहला, प्रश्न संख्या 4। किस अवस्था को वय संधि टीन एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। किस अवस्था को वय संधि टीन एज ऑफ ब्यूटी। इनका कालक्रम थोड़ा सा ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारी अवस्था होती है ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। जल्दी से लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को। उसके बाद है समयावधि, तो शैशवावस्था। इस अवस्था की जो हमारी समयावधि होती है वो होती है 0 से 5 साल तक, शैशवावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष। उसके बाद प्रौढ़ावस्था है जो कि 19 वर्ष के बाद। तो फिलहाल आपको अवस्था जरूर याद रखनी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, ये हमारा क्वेश्चन संख्या 5 है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण काल,
जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहलाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? सबसे महत्वपूर्ण काल, क्योंकि इस काल के दौरान बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास होता है और इसी काल को सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है। सीखने का आदर्श काल। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को है जो कि हमें लॉक कर देते हैं, शैशवावस्था, जिसकी आयु 0 से 5 वर्ष। तो सबसे महत्वपूर्ण काल है वो है शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का सबसे कठिन काल कहलाता है? ये ऑप्शन में आ सकते हैं प्रश्न, सबसे कठिन काल, बताइए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, सबसे कठिन काल तो कौन सा कहलाता है? अगर मैं इस काल की बात करूं तो अमूर्त चिंतन का अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है, अमूर्त चिंतन की अवस्था। उसके बाद है सर्वाधिक काम प्रवृत्ति होती है, एज ऑफ प्यूबर्टी के नाम से भी इस काल को जाना जाता है, एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, यहाँ पे देखना है, एज ऑफ ब्यूटी अलग है, एज ऑफ प्यूबर्टी है जो कि अलग है। तो ये हमारा काल कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी को ही लॉक करेंगे, किशोरावस्था, जिसकी आयु 13 से 18 वर्ष। कई कई बुक्स में 12 से 18 वर्ष भी होती हैं, ठीक है, 12 से 18 वर्ष, 11 से 17 वर्ष भी दी हुई होती है एनसीईआरटी बुक्स में, 11 की बुक्स में उसमें दिया गया है 11 से 17 वर्ष। लेकिन आपको मनोविज्ञान के अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर होगा 13 से 18 वर्ष, ये बिल्कुल करेक्ट तिथि है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में 12 से 17 वर्ष भी आया हुआ है, 11 से 17 वर्ष भी ऑप्शन में आया हुआ है, इसलिए मैंने पूरी करेक्ट तिथि बताई है, 13 से 18 वर्ष किशोरावस्था, जिसे हम अमूर्त सिंधन की अवस्था भी कहते हैं, सर्वाधिक काम की प्रवृत्ति होती है, एज ऑफ प्यूबर्टी भी कहा जाता है। यार साथियों, वैसे तो हमने आंसर बताने की पूरी कोशिश किया है, और हमारी क्लास अगर आपको पसंद लगे तो लाइक ज़रूर कर देना है, ताकि सीटेट एग्जाम संबंधी हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। जीवन का अनोखा निर्माणकारी काल कहलाता है, अनोखा काल और निर्माणकारी, इसी काल को समूह, दल, टोली की आयु कहते हैं। समूह, दल और टोली की आयु, नेता बनने की इच्छा होती है इस काल में, ठीक है, और मूर्त चिंतन। बेसिक जानकारी जरूर याद रखें। तो ये काल कहलाता है बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। तो जो भी बालक 6 से 12 वर्ष की आयु तक होता है, उस बालक में नेता बनने की इच्छा होती है, वो अपने आप को खुद नेता मानता है, जिसकी आयु 6 से 12 वर्ष होती है, आपको भी मालूम होगा। बाकी प्रौढ़ावस्था नहीं होगा, किशोरावस्था नहीं बनना है, और शेषावस्था तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सेल्डन ने, केटल ने, हेनरी मुर्रे ने, सिगमंड फ्रॉयड ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो अब मैं आपको करेक्ट करेक्ट का आंसर है वो बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सिगमंड फ्रॉयड। इदम अहम और परम अहम का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, सिगमंड फ्रॉयड ने। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मांग का सिद्धांत हेनरी मुरे ने दिया था, विशेषक का सिद्धांत दिया था केटल ने दिया था, शरीर रचना का सिद्धांत दिया था वो दिया था सेल्डन ने। इस तरह से आपको याद रखना। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 10, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, इसी वैज्ञानिक को ही मनोवैज्ञानिक को संरचनावाद के जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान को चेतना के विकास के रूप में परिभाषित किया। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है, सिगमंड विलियम वुंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विलियम वुंड। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है? मनोवैज्ञानिक कारक,
अंतःस्रावी ग्रंथियां, परिवार, विद्यालय या फिर रूसी। मनोवैज्ञानिक कारक। तो ये बेसिक प्रश्न है, आपको दिमाग से इसको आंसर दे सकते थे इस प्रश्न का। मनोवैज्ञानिक कारक, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रुचि। बाकी देख सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये शारीरिक कारक है, शारीरिक, जैविक भी बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल कारक। परिवार सामाजिक कारक है, समाज। विद्यालय, ये भी हमारा एक प्रकार का सोशल सामाजिक कारक है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, आनुवांशिकता की इकाई है। आनुवांशिकता की इकाई, बेसिक सा प्रश्न होगा, ऑप्शन नंबर सी, जीन। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 13, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी है? प्रक्षेपी विधि, खेल व नाटक विधि, निरीक्षण विधि, समाज मिति विधि या फिर साक्षात्कार विधि। प्रक्षेपी विधि, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खेल व नाटक विधि। तो ये एक प्रश्न है जो कि आपको बिल्कुल लिख लिख के याद करना होगा, क्योंकि यह हार्ड प्रश्नों में शामिल है। वैसे मनोविज्ञान के प्रश्न इतने आसानी से सॉल्व नहीं होते, इसको कई बार आपको पढ़ना होगा तभी जाके आंसर दे सकते हैं। प्रक्षेपी विधियाँ, तो कुछ प्रक्षेपी विधियाँ जो कि मैंने आपको बताया है, कोसा परीक्षण, बाल प्रसंगात्मक बोध जिसे टेट बोलते हैं, उसके बाद है वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण। इसका अलग से एक प्रकार का यूनिट है जिसमें से केवल आपको इसकी विधियां पूछते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया, तो वो संबंधित है पठन असमता से। ऑप्शन नंबर बी। अब है आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। सृजनात्मकता की ओर, तो वो ले जाता है, आपको बताना है सावेगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या फिर अहमवादी चिंतन। सृजनात्मकता, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अपसारी चिंतन। हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हमने कुल 15 प्रश्न है जो कि आपको बताने का पूरा प्रयास किया है, और मनोविज्ञान के 30 प्रश्न है जो कि पूछ जाते हैं। इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ में हमारे ग्रुप में आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर देना। धन्यवाद।